ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर वेडिंग सीन को देखते हैं जो कि किम और जेनी की होती है। एंड यहाँ पर उनके सभी के सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे, जहाँ पर जेनी किम से कह रही होती है रिंग बनाते हुए कि हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म हो जाने दो फिर हम अपने रास्ते चले जाएंगे। किम कहता है कि पता है, लेकिन फ़िलहाल ये सब मत कहो क्योंकि ग्रैंडमा को अगर ये पता चल गया तो उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर वो उसका ध्यान रख रहा था, उसके हेयर को ड्राई कर रहा था। जेनी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड तुम्हें पता है हस्बैंड की खुशी यहाँ पर वाइफ की खुशी में ही होती है, तो मुझे तो तुम्हारा ध्यान रखना ही पड़ेगा। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर कोई भी सिचुएशन आ जाए वो हमेशा उसका ख्याल रखा करता था। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते आ रहे हैं, जहाँ पर किम एक बहुत ही बदमाश बच्चा हुआ करता था, लेकिन शादी के बाद ये कम्प्लीटली बदल चुका है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को जो कि क्लब में जा रही होती है। एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स किम से यही सवाल पूछ रहे होते हैं कि तुम तो किसी और को पसंद करते थे, तो तुमने यहाँ पर जेनी के साथ में शादी क्यों की। इतने में यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम की जो मम्मा होती है वो अपने असिस्टेंट से बात कर रही थी इस बारे में कि किम यहाँ पर किसी और को पसंद करता है, लेकिन ग्रैंडमा को तो कोई और लड़की पसंद है, न जाने वो उसके साथ शादी करने के लिए रेडी भी होगा या फिर नहीं। एंड बस यही रीज़न होता है उसकी शादी का। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को जो कि ऑपरेशन रूम से बाहर आ रही होती है। एंड हमारी जेनी एक होनहार डॉक्टर होती है, जहाँ पर ये सारी कहानी बस वो हमें बता रही थी। और तो यहाँ पर वो जा गया था अब्रॉड, और अब्रॉड में वो साल से सिर्फ एक बार यहाँ पर आया करता था। एंड इनका एक कॉन्ट्रैक्ट जो था ये 3 साल का था, जहाँ पर इस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में बस 1 मंथ ही बचे हुए हैं। इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड दौड़ते हुए आती है एंड कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आ चुका है। ये सुनकर जेनी हैरान हो जाती है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड वापस अब्रॉड से आ गया है। वो कहते कि जाने भी दो ना, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जेनी मन में यही सोच रही होती है कि शायद से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर वो यहाँ पर मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए आया होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर होती है, जहाँ पर उसने सारा डिनर बना कर रख दिया था, बट फिर भी यहाँ पर ना ही वो उसकी कॉल का रिस्पॉन्स कर रहा था और ना ही वो उसकी टेक्स्ट का कुछ रिप्लाई कर रहा था। इतनी में यहाँ पर जेनी एक वीडियो देखती है जहाँ पर किम किसी और वुमन के साथ में होता है। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो बेडरूम में उसका इंतज़ार करती है। किम आता तो है लेकिन उससे कुछ कहता नहीं है। एंड जेनी यहाँ पर उसे बात करने की कोशिश करती है कि यहाँ पर हमें तुम्हारी मॉम के साथ में डिस्कस करना चाहिए। एंड यहाँ पर किम बोलता है कि जो भी हो हम कल जाकर एक साथ में डिस्कस कर लेंगे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने इन लॉज के साथ में होती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसे बचे जा रही होती है। जेनी कहती कि मैं भी यहाँ पर डिवोर्स चाहती हूँ, लेकिन आप ये बात अपने बेटे को समझाइए क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में अभी 1 मंथ बचा है। और ये बात विक्टिम की, तो फिर विक्टिम यहाँ पर मैं हूँ क्योंकि आपकी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। इस वजह से मेरी शादी इस फैमिली में हुई है, जहाँ पर ना मुझे प्रॉपर लाइफ जीने के लिए मिल रहा है और ना ही मेरी लाइफ यहाँ पर खुशहाल ज़िंदगी जी पा रही है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर आंटी किम से उसे कंप्लेन करने लग जाती है। एंड किम ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे कुछ फ़र्क ही ना पड़ता हो। इतने में यहाँ से जेनी चली जाती है। आंटी उसे रोकती है लेकिन यहाँ पर रुकती नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी कैफेटेरिया में बैठकर अपने कलीग्स के साथ में लंच कर रही होती है। इतनी भी वहाँ पर वो जो नर्स होती है वो न्यूज़ में देख रही थी कि मिस्टर किम यहाँ पर एक बार फिर से अपनी कंट्री में लौट चुके हैं। एंड सभी लोग यहाँ पर उसकी वेडिंग फ़ोटो को देख रहे होते हैं, तो वो स्टाफ यहाँ पर बोलने लग जाती है कि इस लड़की का फ़ोटो थोड़ा ब्लर है, लेकिन न जाने क्यों ये लड़की तुम्हारी तरह दिखती है। वो कहती है कि हाँ मेरी उसके साथ में शादी हुई है। तो फिर यहाँ पर स्टाफ हंसने लग जाती है, कहती कि तुम्हारी पढ़ाई तक यहाँ पर स्पॉन्सर की गई है एंड तुम ये बोल रही हो कि तुम इतनी रिच फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो तुम ज़रूर शो ऑफ करती। इतनी में यहाँ पर जेनी को उसके फ्रेंड को कॉल आ जाता है, जो उससे कह रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर क्लब में है, अभी क्या यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो फिर यहाँ पर जेनी उस क्लब में चली जाती है। जेनी यहाँ पर आती है तब यहाँ पर वो उसे बता दी है कि किम यहाँ पर अंदर एक लड़की के साथ में बैठा हुआ है। तो फिर क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो। जेनी कहती कि मुझे नहीं लगता ये सही टाइम होगा अंदर जाने का। बोलती कि इसमें क्या हुआ, हम क्या देंगे कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम हमें दिख गए एंड हम यहाँ पर उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर क्यों चले जाते, जहाँ पर जेनी को अभी भी वही बात याद आ रही होती है, जहाँ पर किम ने उसके साथ शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ने उससे कहा था
ना कि इसलिए क्योंकि वो उसे लव करता है। पर फिर भी यहाँ पर जेनी को डाउट होता है कि अगर वो उसे लव नहीं करता है तो फिर शादी के बाद शुरुआत में यहाँ पर उसने इतने सारा एफर्ट्स क्यों लगाए थे, इतनी सारी मेहनत क्यों करी थी ताकि यहाँ पर जेनी इत्मीनान से रह पाए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ पर हम उसकी मिस्ट्रेस को देखते हैं, यानी कि मिया को। मिया यहाँ पर जेनी के पास आती है एंड यहाँ पर जेनी की फ्रेंड से मुंह तोड़ जवाब देती है। मिनी कहते कि पहली बार मैंने देखा है कि मिस्ट्रेस यहाँ पर वाइफ के साथ इतने अच्छे से बात कर रही है। इतने में उसका दूसरा दोस्त उसे कुछ ना बोलने के लिए बोलने लग जाता है एंड बाद में यहाँ पर सभी लोग ड्रिंक करते हैं। मिया देखती है कि यहाँ पर किम का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जेनी पर ही है एंड यहाँ पर जेनी और मिनी मिलकर ढेर सारा ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिया किम से कह रही होती है कि क्या तुम मुझे घर जॉब करने चलोगे, बट यहाँ पर किम मना कर देता है। ये कहते हैं कि इसके बाद भी उसे कुछ काम है तो मिया को यहाँ पर गुस्से में जाना पड़ता है। दूसरा यहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड मिनी को भी लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने में यहाँ पर किम जेनी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है एंड यहाँ पर जेनी उसे देखते उसे हग करने लग जाती है। फिर वो उसे लेकर यहाँ पर उसके बेडरूम में आ जाता है। तभी भी यहाँ पर वो उसे हग कर रही थी। किम कहता है कि लगता है तुम मुझसे बहुत अपसेस हो चुकी हो एंड यहाँ पर वो सीधा उसे किस करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर सीधा हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही जेनी की नींद खुलती है वो यहाँ पर किम को अपने बगल में देखकर हैरान हो जाती है। बाद में यहाँ पर किम उसे बताने लग जाता है कुछ ऐसा वैसा मत सोचना, तुमने यहाँ पर कल रात को ड्रिंक किया था एंड तुम ही बार बार मुझे यहाँ पर हक किए जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। इतने में यहाँ पर किम उसे बताता है उसके फैमिली इवेंट के बारे में। जेनी वहाँ पर जाने से मना कर देती है। किम कहते हैं कि देखो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जेनी उसे याद दिलाती है कि तुम्हारी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, मैं वहाँ पर जाऊँगी तो पूरे की पूरी फैमिली इवेंट का मूड स्पॉइल हो जाएगा। किम बोलता है कि इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी वाइफ हो एंड तुम्हें यहाँ पर वाइफ की ड्यूटीज़ को निभाना होगा, तो फिर अच्छे से ड्रेसअप होकर वहाँ पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उस इवेंट में मिया भी होती है, जहाँ पर मिया की जो दोस्त थी वो यहाँ पर जेनी को सुनाना शुरू कर देती है। जेनी कहती है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, वो फिलहाल के लिए मेरा हस्बैंड है, अगर यहाँ पर मिया से इतना लव करता तो फिर कब का उसके साथ शादी कर लेता। इतना कहकर यहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर एक बच्चा जानबूझकर उसके ऊपर वाटर गन से वाटर फेंक रहा होता है। जेनी यहाँ पर उसके पेरेंट्स को बुलाती है, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई नहीं होता, तो फिर वो उसके वाटर गन को ले लेती है एंड यहाँ पर उसकी मॉम आ टपकती है एंड वो जेनी से कहने लग जाती है कि तुम क्या पागल हो, तुम इतनी बड़ी हो गई और एक बच्चों से उसके खिलौने को छीन रही हो। आंटी के साथ साथ यहाँ पर सभी लोग आकर जेनी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, उनके हाथों से वाटर गन को लेकर उनके बच्चे पर ही फेंकना शुरू कर देता है। आंटी बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे बच्चे की ड्रेस कितनी ज़्यादा महंगी है। वो कहते हैं कि क्यों, आपकी बच्चे की ड्रेस इतनी ज़्यादा महंगी है तो फिर क्या, यहाँ पर जेनी की ड्रेस सस्ती है। एंड आंटी यहाँ पर जेनी को क्रिटिसाइज करने लग जाती है कि हाँ उसे देखकर लगता ही है, ऐसे भी उसने कोई प्रीशियस ज्वेलरी भी नहीं पहनी है जो कि यहाँ पर नाटक कर रही है, मेरा बच्चा तो बस उसके साथ खेलना चाहता है। किम बोलता है कि हाँ मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं भी तो आपके बच्चे के साथ बस खेल रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो उसके बच्चे को उठाकर पानी के अंदर गिराने जा रहा था। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है, ग्रैंड पापी, जो कि यहाँ पर उसे रोकने लग जाते हैं। आंटी कहते कि तुम पागल हो गए हो, एक बच्चे को तुम इस पॉन्ड के अंदर क्यों गिरा रहे हो। किम कहता है कि मॉम आप बीच में मत पड़िए, यहाँ पर इस बच्चे ने मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की है तो फिर मैं ऑफकोर्स ये बातों से पनिश ज़रूर करूँगा। वाइफ वाला सोच सुनकर यहाँ पर आंटी तो डर ही जाती है और अपने बच्चे को माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो किम से माफ़ी मांगता है और किम से कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे या किसी और से। साथ साथ यहाँ पर वो बच्चा जेनी से भी माफ़ी मांगने लग जाता है। इतने में यहाँ पर जेनी को छींक आने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर किम समझ जाता है कि वो बीमार हो चुकी है एंड यहाँ पर वो उसे लेकर बेडरूम चला जाता है एंड उसका ख्याल रखने लग जाता है। साथ साथ वो उसे बोलता है कि तुम कितनी ईजी पर्सन हो, यहाँ पर एक बच्चा तुम्हें बुली कर रहा था, कुछ तो सोचो। तो फिर यहाँ पर वो उसे थाम के बोलने लग जाती है आज उसने जो कुछ भी किया उसके लिए। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर उन्हें सूप देने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर वो उसे कह रही थी कि आखिर तुमने सभी के सामने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। किम कहता है कि क्यों, तुम मेरी वाइफ हो तो मैं यही तो कहूँगा, और क्या तुम्हें बहन बनाऊँगा। तो इसके बाद में यहाँ पर वो डाइवोर्स की बात करने लग जाती है। इसे सुनकर यहाँ पर किम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जेनी चली जाती है अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो कैबिन में बैठी हुई थी। इतने में यहाँ पर मिया की फ्रेंड आकर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, जो भी कुछ उसने उल्टा सीधा उसे कहा है उस चीज़ के लिए। जेनी उसे कहते कि तुम जाओ और जाकर किम से कह देना कि ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम्हें कैसे पता कि किम ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो वो उसे बताने लग जाती कि तुम मियाँ की इतनी करीबी दोस्त हो तो फिर तुम ऐसे अचानक आकर मुझसे माफ़ी क्यों ही मांगोगी। एंड यहाँ पर वो बताने लग जाती कि देखो
मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड मिया यहाँ पर हर्टफुल फील करे, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी को याद आता है कि बार बार वो मुझे एक नाम से बुलाया करता था, जिस नाम से यहाँ पर वो मिया को भी बुलाया करता है। तो उसे लगने लग जाता है कि जेनी तो बस एक सब्स्टिट्यूट है। इतने में यहाँ पर मिया भी आ जाती है, जो कि उसे माफ़ी मांगती है। पर यहाँ पर जेनी कहती है कि देखो मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, तुम सभी के सभी यहाँ से चले जाओ। मिया कहने लग जाती है कि माफ़ कर देना, मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मैं तुम्हें उसके साथ देख ही नहीं पाती, बस इस वजह से ये सब कुछ हो गया, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। इतने में यहाँ से वो लोगों को जाना पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर चली जाती है क्लब में ड्रिंक करने के लिए। इतने में हम देखते हैं किम के बड़े भाई को, जो कि यहाँ पर जेनी को देखते ही किम को कॉल लगा देता है एंड उसे यहाँ पर आने के लिए बोलता है। किम कहता है कि वो पहली बार थोड़ी ना क्लब में आई है, वो अपना ध्यान रख सकती है। वो कहता है कि मैं तुमसे कहा ना यहाँ पर आओ, इसका मतलब यहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाना। फिर बाद में यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी उसी बारे में सोच रही होती है कि वो तो बस एक सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर किम उसे पसंद करता ही नहीं है। वो यहाँ पर मिया के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मम की वजह से वो शादी उसे मेरे साथ करनी पड़ी। इतने में यहाँ पर किम का बड़ा भाई जी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जी को देखकर वो उसे किम समझ बैठती है एंड बोलने लग जाती है कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है तुम्हारे साथ में शादी कर। जी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं किम नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई जी हूँ। फिर बाद में यहाँ से वो उसे लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर किम उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पर जेनी कह रही होती है कि क्या तुम मुझसे लव नहीं करते हो। किम यहाँ पर अपने भाई जी से कहता है कि देखा वो तुमसे कुछ पूछ रही है, ज़रा उसके सवालों का जवाब भी दो। जी कहता है कि वो मुझसे नहीं तुमसे ये सब पूछ रही है। किम कहता है कि वो तुम्हारे बाहों में है, वो तुमसे पूछ रही है। एंड यहाँ पर जी से ऐसी बातें करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि हम एक फैमिली है, अब यहाँ पर ये तुम्हारी वाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी चाहिए। तुम यहाँ पर पहले पहुँच उसे यहाँ से ले जाना चाहिए था, लेकिन ये तुम्हारा काम भी मैं ही कर जाऊँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे किम के हवाले कर देता है। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी बहुत क्लम से बिहेव करने लगती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। किम यहाँ पर अपने मन में यही कह रहा होता है कि तुमने मुझे मिस किया या फिर मेरे बड़े भाई को मिस किया। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर किम कल के बारे में से बात करना चाहता था, बट जेनी बोलती है कुछ नहीं, बस मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तुम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। एंड यहाँ पर जेनी ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि अभी इस 3 ईयर के रिलेशनशिप को ख़त्म करना ही होगा। तो वो वहाँ से जा रही होती है कि मुझे पूछा कि तुम अभी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। वो उसे बताती है कि कुछ नहीं, बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है जहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं अपनी जगह को वापस लेने के लिए जा रही हूँ। एंड इतने में यहाँ पर वो अपने घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी आंटी रहा करती है। एंड यहाँ पर वो अपनी आंटी को घर से निकलने के लिए कहती है। आंटी कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, हम यहाँ पर 3 साल से रहते आ रहे हैं। वो कहती कि सही कहा, और मैंने आपसे ये भी तो कहा था कि 3 साल तक आप यहाँ पर इत्मीनान से रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे घर पर वापस लौटना ही होगा। आंटी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरा एक बेटा भी है, मुझे इसे पालना पोसना है, अगर हम इस घर से निकल जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर स्ट्रीट पर रह जाएंगे। जेनी बोलती कि ऐसा होगा ही नहीं, यहाँ पर हमारे कंट्री में ढेर सारे घर हैं, छोटे से छोटे घर, बड़े से छोटे घर, आप जिसमें चाहे उसमें रह सकती हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर इतने में ही उसके अंकल आ जाते हैं, जिससे बोलने लग जाते हैं कि हम तुम्हारे अंकल आंटी है, तुम्हारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद हमने तुम्हारा ध्यान रखा है। जेनी कहती कि हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से मेरा ध्यान रखा है, मुझे ऑर्फन बेचकर, और ये जो घर मेरे डैड का है उस पर आप लोग 20 साल से कब्जा कर बैठे हो। लेकिन मैंने यहाँ पर आपसे पहले कह दिया था कि 3 साल बाद मैं वापस आऊँगी और मेरा घर अपने नाम पर करवा कर ही रहूँगी। एंड यहाँ पर से वो उन्हें जाने के लिए बोलती है। अंकल यहाँ पर जेनी को चिल्लाने लग जाते, कहते कि नाटक करना बंद करो, ये घर पर हमारा हक बनता है, हम इतने सालों से यहाँ पर रहते हुआ है, और ऐसे भी तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, तो जाकर अपने ससुराल में रहो, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेनी अपन से कहने लग जाते कि देखिए आपको यहाँ से जाना ही होगा, ये घर भी मेरा है, एंड मेरे डैड जो पैसे छोड़कर गए थे वो सारे पैसे मेरे भी हैं, एंड यहाँ पर आपको वो पैसों का कंपनसेशन मुझे देना ही होगा। आंटी बताने लग जाती कि वो पैसे तो हमने खर्च कर दिए। एंड यहाँ पर अंकल गुस्से में आकर अपनी वाइफ को ही थप्पड़ मार देते, ये कहते हुए कि ये बात यहाँ पर इस लड़की के सामने करने की क्या ज़रूरत थी। जेनी यहाँ पर साफ साफ बोल देती है कि मैं यहाँ पर आप दोनों के बीच ना झगड़ा लड़ाने आई हूँ और ना ही झगड़ा करने आई हूँ, मैं सिंपली बस इतना कहना चाहती हूँ कि घर को जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे यहाँ पर आप पर केस करना होगा, एंड यहाँ पर कोर्ट ही आपको यहाँ से बाहर निकलवा सकती है या फिर पुलिस। अंकल कहते कि ठीक है, तुम ऐसा करना चाहती हो ना, कोई बात नहीं, हम इस डील के साथ ऐसे ही डील करेंगे। इतना कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसके अंकल का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं किम को, जो कि अपने कैबिन में था।
इतनी में यहाँ पर उसे जेनी का कॉल आ जाता है, जो कि उसे रात के बारे में पूछने लग जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर किम को उसके रात का शेड्यूल बता रहा था, बट किम उसे रोक देता है एंड जेनी से पूछे कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एंड यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मैं बस रात से मिलकर तुमसे अच्छे से बात करना चाहती हूँ। किम बोलने लग जाता कि अचानक से वो कहती कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, तो वो बस मैं आज रात करना चाहती हूँ। किम बोलता कि न जाने किम यहाँ पर तुम मेरी फिक्र करने लगी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी तो उसका वेट करते करते सोफ़ा पर ही सो गई थी एंड उसे आते हुए बहुत देरी हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पर वो उसे कॉल लगाने लगती है एंड उसका कॉल यहाँ पर मियाँ पिक कर लेती है। ये कहते हो कि माफ़ कर देना, किम यहाँ पर मेरे साथ है एंड हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तुम यहाँ पर उसका थोड़ी और देर तक वेट कर लो क्योंकि उसे घर आने में टाइम लगेगा। जेनी यहाँ पर उसे बहस नहीं करती है एंड उसे हाँ बोलकर कॉल को कट कर देती है एंड वो समझ जाती कि किम कभी बदलने वाला नहीं है एंड वो अपनी वेडिंग रिंग को वहीं पर रखकर चली जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर मियाँ को देखते जो कि हॉस्पिटल रूम में होती है एंड यहाँ पर किम का आसपास नजर नहीं आ रहा था। इतनी में यहाँ पर किम अपने असिस्टेंट के साथ में रिपोर्ट्स लेकर आ जाता है एंड मियाँ को बताता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी नींद बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बस यहाँ पर थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। एंड वो उसे रिपोर्ट्स को थमा देता है, साथ साथ वो उसे पूछता है कि आखिर ये कार एक्सीडेंट अचानक से कैसे हो गया। तो फिर यहाँ पर मियाँ बताने लग जाते कि पता नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रही थी एंड कार सामने से कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और हाँ, जेनी ने यहाँ पर कॉल किया था तो फिर मैंने उसे कॉल को रिस्पॉन्स कर दिया। न जाने कि वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। यहाँ पर किम को बहुत बुरा लगने लगता है एंड वो तुरंत ही जेनी को कॉल लगाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जेनी का फ़ोन बंद आ रहा था। दूसरे यहाँ पर मेरा नाचर कर रही होती है कि मेरा पैर कुछ ज़्यादा ही दर्द कर रहा है, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो। उसे लग रहा था कि किम नहीं जाएगा, बट यहाँ से किम चला जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर मियाँ से पूछ रहा होता है कि आखिर ये कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंटेंशनली लग रहा है। मियाँ कहती कि तुम क्या मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर करूँगी। वो कहता कोई बात नहीं, सच एक नए दिन बाहर आ ही जाएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर मियाँ फाइनली अपनी रियल शक्ल बता रही होती है, ये कहते हुए कि किम मेरा है और एक नए दिन वो मेरा होकर ही रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर घर पर आता है, जहाँ पर वो उस रिंग को देखता है एंड सोचे पड़ जाता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, उसने आज तक अपनी इस वेडिंग रिंग को नहीं निकाला है, तो फिर आज क्यों। एंड यहाँ पर मिनी को कॉल लगा देता है, ये पूछते हुए कि क्या यहाँ पर जेनी तुम्हारे साथ है। मिनी बताती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैं यहाँ पर कब से उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो मेरे कॉल को पिक भी नहीं करी है। किम यहाँ पर कहने लग जाता है कि पता नहीं, वो तो यहाँ पर घर पर भी नहीं है। एंड यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहती है कि अब तुमने क्या कर दिया। जेनी यहाँ पर सुबह से तुमसे बात करना चाहती थी, ये बात तो उसने मुझे भी बताई थी, लेकिन टॉपिक क्या है वो मुझे पता नहीं है और मैं बता कर रख रही हूँ, जेनी का कुछ हुआ तो फिर तुम देख लेना। किम कहते कि देखो शांति से सोचकर बताओ कि वो कहाँ पर हो सकती है, अगर नहीं पता है तो फिर मुझे यहाँ पर पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर मिनी को लगने लगता है कि क्या पता वो अपने पेरेंट्स के घर पर हो, यानी कि जो उसके पेरेंट्स ने घर उसके लिए छोड़ दिया था वो वहाँ पर हो सकती है, जहाँ पर वो अपने अंकल आंट के साथ रहा करती थी। फिर बाद में ये भागते हुए उसके घर पर पहुँच जाता है और यहाँ पर जेनी उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो जेनी से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे कहते कि मैं तुमसे कहा था कि एक बार यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, तो ऑफ कोर्स की बात है कि मैं अपने घर पर वापस जाने के लिए आऊँगी, डिवोर्स के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। किम को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कितना ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए, और तुम क्या मेरा फ़ोन उठा नहीं सकती थी, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए। जेनी कहती कि माफ़ कर देना, वो एक्चुअली मैं चीज़ों को अनपैक कर रही थी, इस वजह से मैंने कॉल को देखा ही नहीं, और ऐसे भी तुम कौन सा बड़ा मेरा कॉल उठा लेते हो। तब यहाँ पर वो बताता है कि मियाँ का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से कॉल मैं यहाँ पर नहीं पिक कर पाया। तो फिर तुम इतना मुझे सुना क्यों रही हो। जेनी बोलते कि ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है, पहले भी तुम ऐसा कर चुकी हो। इतने में यहाँ पर मिनी भागते हुए आ जाती है एंड कहती कि आखिर तुम कहाँ पर चली गई थी, मैं यहाँ पर कितनी टेंशन में आ गई थी। जेनी कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ पर वीचार पर मैसेज तो कर लिया था, लेकिन लगता है यहाँ पर नेटवर्क इशू की वजह से वो मैसेज गया नहीं होगा। किम कहता है कि तुमने यहाँ पर मिनी को टेक्स्ट किया, लेकिन मुझे टेक्स्ट नहीं किया। जेनी बोलती है कि क्यों, तुम क्या यहाँ पर मुझे हर जगह बताकर चाहते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे मैसेजेस को रिजर्व करते ही नहीं हो। फिर इसके बाद यहाँ पर वो उसे अपने साथ घर जाने के लिए बोलता है,
जेनी कहती कि क्यों, यही तो मेरा घर है और मैं यहीं पर रहूँगी। वो कहता है कि तुम समझ नहीं हो, ये घर तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, क्या पता यहाँ पर भूत प्रेत आते हो। वो उसे यहाँ पर मिनी चिल्लाने लग जाती, कहते कि तुम क्या बच्चे हो या फिर पुराने ज़माने में रह रहे हो जो कि भूत प्रेत के बारे में बातें कर रहे हो। एंड यहाँ पर जेनी मौका देखती मिनी को यहाँ पर अंदर लाकर दरवाजे को लॉक कर देती है। किम कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, अगर मिनी तुम्हारे साथ रह सकती है। जेनी बोलती है कि ठीक है, जाओ जाकर अपना जेंडर चेंज करवा कर आ जाओ, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बेस्टी बना दूंगी। एंड वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। यहाँ पर किम उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ हम डाइवोर्स की बातें बाद में भी कर सकते हैं। जेनी बोलती है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आया है और ऐसे भी ना ही हम कोई प्रॉपर्टी शेयर करते और ना ही हमारे कोई बच्चे, जो कि हमें अब और इंतज़ार करना चाहिए, तो बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर मिनी से पूछती कि आगे चल क्या रहा है। मिनी उसे बता दी है कि देख रहे हो जेसी को, वो यहाँ पर नई प्रमोशन मिल गया है उसे, इस वजह से बहुत खुश हो रही है। जिसके बाद में यहाँ पर जेसी जेनी को बोलने लग जाती कि माफ़ कर देना, वो क्या है ना, इस प्रमोशन के लिए मैं कुछ ज़्यादा डिजर्विंग थी, इसलिए ये प्रमोशन मुझे मिला है, ना कि तुम्हें, तो फिर प्लीज़ तुम जेलस फील मत करना। यहाँ पर जेनी उसे कुछ नहीं बोलती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, लेकिन मिनी यहाँ पर उसे बहुत अच्छे से जवाब देती है। ये कहते कि हाँ तुम्हें तो ये डिजर्विंग है ही, क्योंकि तुम्हारे अंकल जो यहाँ के डीन है, तो ये पोजीशन और ये प्रमोशन तो तुम्हें मिल नहीं थी। इतने में यहाँ पर वो उसे सुनाने वाली थी, पर तुरंत ही वहाँ पर किम आ जाता है, ये कहते हुए कि तभी मैं सोचूं कि मेरी वाइफ घर पर मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहती है और हमेशा गुस्से वाले मूड में क्यों रहती है। किसी को यहाँ पर मेरे बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पर किसी का अंकल डीन है, तो फिर मेरी आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा बिग है। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते कि यहाँ पर जेनी का हस्बैंड देखा देखा सा क्यों लग रहा है। जेनी किम को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। किम कहता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, अब मैं आ गया हूँ, सभी को पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो। इतनी भी यहाँ पर उन्हें जाओ फैमिली के सेकंड बेटे का याद आता है। बट यहाँ पर जेसी बोलती कि पागल हो क्या, वो उसका हस्बैंड कैसे हो सकता है। इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो कि उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर किम से माफ़ी मांगने लग जाता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो आपको हमारे पास आना पड़ा। एंड यहाँ पर किम मैनेजर को सारी बातें बताने लग जाता है। यहाँ पर मैनेजर उनसे माफ़ी मांगता है, ये कहते कि भले हमारा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर ऐसी अनफेयर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ज़रूर यहाँ पर रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी वाइफ को ही प्रमोशन मिलने वाला है। शायद यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई होगी एंड कैंडिडेट का नाम आ गया होगा। जैसे यहाँ पर अपने अंकल पर गुस्सा करने लग जाती है, बट उसके अंकल तो उसी का मुंह बंद कर देते। दूसरा यहाँ पर वो मैनेजर जैसे से कहता है कि जाओ मिस्टर किम को हमारा हॉस्पिटल दिखा कर लाओ, तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। एंड किम को समझ आ रहा था कि जेनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकड़ू जैसा बिहेव कर रही है और वो उसे पूछना चाहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम क्या बीमार हो। जेनी उससे बोलते कि बीमार तो तुम हो चुके हो। वो कहते हैं कि अरे तुम्हें यहाँ पर मुझे ध्यान के बोलना चाहिए, पर तुम तो यहाँ पर मुझे सुनाई जा रही हो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए जस्टिस को सीख किया है। वो कहती कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए जस्टिस सीख करने की, यहाँ पर मैं खुद के लिए लड़ सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे कहने लग जाते कि 3 साल तक तुमने यहाँ पर किसी को बताया नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो। वो कहते कि क्यों, तुमने कौन सा अपने दोस्तों को बताया है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम यहाँ पर मुझे ऐसा भूल जाओ। वो कहता है कि एक्चुअली वो सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। वो कहता है कि हाँ मुझे प्रोटेक्ट कर किसी और को यहाँ पर दिखावा करो, लेकिन मेरे सामने इतना बातों को उलझाने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ। किम यहाँ पर उसे समझा रहा होता तुम जैसे सोचो वैसा नहीं है, अन कुछ बातें तो मुझे बताओ, हम यहाँ पर उस चीज़ को मिलकर सॉल्व कर सकते। जेनी बोलती है कि सॉल्व करने का टाइम अब खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों को इतना तो ज़रूर पता था कि मैं शादीशुदा थी। मैं लोगों को यही बोला करती थी कि मेरा हस्बैंड तो है, लेकिन वो एक आत्मा की तरह है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है। किम बोलता है कि तुम ये सब बोलती हो मेरे बारे में, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जेनी बोलती कि कुछ नहीं, तुम घर चले जाओ, वही बेटर होगा। एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपने कैबिन में होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे एग्रीमेंट देने लग जाता है। एग्रीमेंट को देखती यहाँ पर जेनी को कॉल लगा लेता है, कहते हैं कि ये एग्रीमेंट तुमने बनवाया है या किसी और का एग्रीमेंट मेरे पास आ गया है। जेनी बोलती कि क्यों, ज़रा पढ़कर बताना कि इसमें क्या लिखा है। एंड यहाँ पर वो सारी चीज़ें उसे बताने लग जाता है। जेनी कहती है कि ठीक है ये मेरा एग्रीमेंट है, लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो। कि मैं यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें क्या यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं चाहिए या फिर एलिमनी के नाम पे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। वो कहती कि नहीं मेरे पास इनफ पैसे, एंड तुम्हारा घर लेकर मैं क्या ही करूँगी, जबकि मेरे पास खुद का घर है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी नहीं है। किम यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि व्हाट इफ़ तुम यहाँ पर फ्यूचर में जाकर मुझसे ये सब चीज़ मांगने लग जाओ, तो देख लेना मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेपर्स में लिखी हुई नहीं है। वो कहती कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर जाकर अपने मरे हुए रिश्तेदारों के साथ रह लूँगी, लेकिन तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगूंगी। किम को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो उसे कुछ बोलने वाला था,
पर लेकिन यहाँ पर जेनी कॉल को कट कर देती है। दूसरा यहाँ पर डाइवोर्स एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। किम उससे पढ़ने लग जाता है, कहता है कि ये लॉयर है कि कोई बुद्धू इंसान, उसने ऐसे कैसे लिख दिया कि ब्रेक ऑफ हो सकता है, तुम्हें पता भी है कि ब्रेक ऑफ का मतलब क्या है। वो कहता है कि हाँ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन, ब्रेकअप, जो कि आप लोगों के बीच में रिश्ता टूट जाएगा। किम कहता है कि नहीं, ऐसे वर्ड्स के साथ मैं डाइवोर्स एग्रीमेंट्स नहीं साइन करूंगा, मुझे उस लॉयर का अभी के भी बता दो एंड मैं उसे खुद से एक एग्रीमेंट बना के दूंगा, वो एग्रीमेंट पर हम यहाँ पर काम करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर किम की मम्मा से मिलने के लिए आ जाती है एंड यहाँ पर वो उसे लंच दे रही होती है। ये कहते हैं कि तुम मियाँ के साथ में इत्मीनान से बैठ कर लंच करना। किम यहाँ पर अपनी मम्मा को याद दिलाता है कि वो मेरे साथ काम नहीं करती है, तो फिर मैं उसके साथ लंच क्यों करूँ, लंच तो मुझे यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ करना चाहिए। उसकी मॉम यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि देखो, बार बार बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, यहाँ पर अब कितना टाइम लगेगा तुम दोनों को डिवोर्स लेने के लिए। किम यहाँ पर बोलने लग जाता है कि आप भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा उतावली हो रही हो हमारी डाइवोर्स वाली चीज़ को लेकर, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई यहाँ पर खाने का काम नहीं है कि चुटकियों में हो जाए, इस चीज़ को टाइम लगता है और ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम तो ज़रूर जाने वाला है। आंटी कहते हैं कि मैं तो ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ ना, ऐसे भी मैंने यहाँ पर मियाँ की मॉम से डिस्कस कर रख लिया है, तो फिर देख लेना जैसे ही डाइवोर्स होगा उसके बाद यहाँ पर तुम उसके साथ में शादी कर पाओगे। ये सुनकर यहाँ पर किम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उनसे बोलने लग जाता है कि क्या एक बार भी आपने यहाँ पर मुझसे पूछ कर ये चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन नहीं, आप अपने आप ही सारे डिसीजंस को ले रही हो। और रही बात मेरी, तो क्या आप मेरी रियल मॉम भी हो? आपने मुझे यहाँ पर इतने सालों के लिए भेज दिया था न्यूयॉर्क ताकि मैं यहाँ पर जेनी के साथ क्लोज ना हो पाऊँ, आखिर आप मुझसे चाहती क्या हो? इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा से समझा रही होती कि तुम मेरे बेटे में तुम्हारी फिक्र करती हूँ। किम कहता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि हमें जाकर पैटर्निटी टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि आखिर एक खुद की मॉम एक बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। आंटी कहती है कि देखो, ये सारी बातें बंद करो, कल तुम्हारी ग्रैंड मॉम का सर्जरी होने वाला है, जिसके बाद वो वापस घर आएंगी एंड मैं नहीं चाहती हूँ कोई तमाशा खड़ा हो, तो फिर प्लीज़ उनके सामने कोई भी बातों को ऐसे ही मत निकाल देना, कुछ सोच समझ के बोलना। किम कहते हैं कि हाँ, आप मेरी मॉम हो और मुझे आपकी बात तो सुननी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनी यहाँ पर जा रही होती है, तब यहाँ पर एक कार रुकती है। वो कार को देख के सोचे पड़ जाती है कि ये तो ग्रैंडमा की कार जैसे लग रही है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा बाहर आकर जेनी को मिलने लग जाती है, कहती कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, लेकिन और भी ज़्यादा पतली, आखिर तुम ध्यान क्यों नहीं रखती हो अपना, टाइम से खाया क्यों नहीं करती हो? जेनी कहती कि मुझे छोड़िए, आपने वेट लूज़ कर दिया, आखिर आप डाइटिंग क्यों कर रही हो इस उम्र में? ग्रैंडमा बता रही होती कि माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी यहाँ पर सर्जरी हुई है और मैं यहाँ पर अभी अभी वापस लाती हूँ। एंड यहाँ पर असिस्टेंट भी बता रहे होते कि यहाँ पर आती सबसे पहले ग्रैंडमा ने आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग तरीके से मुझे बताया कि वो आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आपको ले आया हूँ। जेनी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि अगर ग्रैंडमा को पता चला कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ तो सबसे ज़्यादा बुरा यहाँ पर उन्हें लगेगा, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा प्यार अगर मेरे पेरेंट्स के बाद में किसी ने मुझे दिया है तो वो बस ग्रैंडमा ही है, और वो यहाँ पर मेरा कितना ख्याल रखती है। एंड फिर यहाँ पर वो लोग कार में बैठकर जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा जेनी को लेकर घर आ जाती है, जहाँ पर आंटी कहती कि आप एयरपोर्ट से उतरती इसे लेकर यहाँ पर आ गई हो, आपको अपना ध्यान भी तो रखना चाहिए। ग्रैंडमा बता दे कि मैं तो अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर जेनी को मिलने के लिए बहुत उतावली थी, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले उतर कर मैं उससे मिलूंगी और उसे लेकर तुरंत घर पर आ जाऊंगी। यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि अरे वाह, आपको अपनी ग्रैंड डॉटर की बड़ी फिक्र है, लेकिन अब ग्रैंड सन का क्या, आप यहाँ पर इनइक्वालिटी कर रही हो। इतनी में यहाँ पर भी आ जाती है। किम यहाँ पर मियाँ को देखकर बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर हॉस्पिटल में होना चाहिए। एंड यहाँ पर वो किम की मॉम को आंटी के घर पकड़ाती है, जहाँ पर आंटी चिल्ला रही होती है कि तुम में कोई एजुकेशन नाम की चीज़ है भी या फिर नहीं, तो मुझे आंटी कैसे बुला सकती हो। मनी मन यहाँ पर जेनी बता रही होती है कि शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ पर ग्रैंडमा के अलावा किसी ने भी यहाँ पर जेनी पर इतना फोकस नहीं किया, साथ साथ उसकी मदर इन लॉ ने भी हर दिन उसे ताने मारे उस पर चिल्लाया हुआ है। इतने में यहाँ पर मियाँ ग्रैंडमा से कहने लग जाते कि मैं तो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ। उसको लग रहा था कि ग्रैंडमा को अच्छा लगेगा, पर ग्रैंडमा तो यहाँ पर उसे बोलने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो फिर यहाँ पर मियाँ बताने लगती है कि आंटी ने बताया था कि आप आज यहाँ पे वापस लौट रही हो, तो मेरा सर्जरी होती मैं यहाँ पर आ गई। ग्रैंड मॉम कहती कि तो इतना दिखावा क्यों कर रही हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर यहाँ पर आंटी बोलते कि अरे उसके साथ भी तो अच्छे से बात कीजिए, वो भी तो आपकी ग्रैंड डॉटर जैसी है। बड़ी ग्रैंड माँ यहाँ पर उसे ग्रैंड डॉटर मानने से साफ मना कर देती है, कहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो मेरे साथ में है, मियाँ तो एक नॉर्मल सी आउटसाइडर है, और ऐसे भी आज यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर साथ में, तो फिर हमें किसी आउटसाइडर को हमारे साथ लंच भी नहीं करने देना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे ड्रॉप करने के लिए बोल देती है। तो फिर यहाँ पर मियाँ किम की तरफ देखती है, उसे लगा कि किम उसका साइड देगा, बट यहाँ पर किम मियाँ से कहता है कि ग्रैंड मॉम चाहती है कि तुम चली जाओ। तो फिर यहाँ पर
तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। इतने में आंटी यहाँ पर मियाँ को लेकर जाने लग जाती है। और जब यहाँ पर वो उसे ड्रॉप कर रही होती तब उसे समझा रही थी कि ग्रैंडमा की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी इंसान है, वो अक्सर यहाँ पर हर किसी लोगों पर गुस्सा करती है। मियाँ कहती कि नहीं तो वो जेनी के साथ में तो बड़े अच्छे से रहती है, बचपन से लेकर अब तक वो हमेशा से जेनी से ही प्यार करती आई है और उन्होंने मुझे यहाँ पर एक आउटसाइडर समझ कर रखा है। वो कहते कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर कुछ दिनों बाद उनसे मिलने के लिए आ जाना, फिर देखना वो तुम्हारे साथ कितने अच्छे से रहती है। ऐसा बोलकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग मिलकर लंच करने लग जाते। इतने में यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है कि फिश तो बड़ी अच्छी बनी है, जेनी को भी दो। एंड यहाँ पर आंटी जेनी को फिश सर्व करने लग जाती है, जहाँ पर जेनी उन्हें थैंक यू आंटी कहकर बुलाती है। ग्रैंड मॉम बोलने लग जाते कि तुम आखिर यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को मॉम नहीं बल्कि आंटी की बुला रही हो। एंड सभी लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए रहते। ग्रैंड माँ कहती कि तुम सब क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो अभी के अभी मुझे बता दो। इतने में यहाँ पर आंटी उनके डाइवोर्स के बारे में उन्हें बताने वाली थी, बट ग्रैंड माँ को यहाँ पर खांसी आने लग जाती है, तो फिर वो लोग उसे उस बात को नहीं बोल पाते। ग्रैंड मॉम कहती कि न जाने क्यों, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कितने टाइम तक जी पाऊंगी, और सर्जरी के बाद तो मैं यहाँ पर ढंग से खा भी नहीं पा रही हूँ। फिर जेनी उन्हें लेकर यहाँ पर उनके बेडरूम में चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जी अपनी मम्मा को समझाने लग जाता है कि ग्रैंड मॉम की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जी के साथ बात कर रही होती है, जहाँ पर उसे जी के एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है, जो कि यहाँ पर जी ने कैंसिल कर दिया था। इतने में यहाँ पर जी को कॉल आता है, तो वहाँ से चला जाता है। एंड तुरंत ही वहाँ पर किम आ जाता है, उसे बोलते कि तुम तो बड़ी खुश हो रही रहोगी कि यहाँ पर मेरे भाई ने उस एंगेजमेंट को तोड़ दी है और यहाँ पर हमारा डिवोर्स होने के बाद तुम्हारे पास चांस रहेगा। जेनी कहती कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। वो उसे बोलने लग जाता है कि देखो जी यहाँ पर इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉपर्टीज़ उसके पास जाने वाली है और यहाँ पर उसकी वाइफ जो कोई भी होगी वो इक्वल स्टेटस की होगी, ना कोई एरी गैरी। जेनी उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हारे साथ शादी करने से तो बेटर यही रहेगा कि मेरी शादी यहाँ पर तुम्हारे भाई के साथ नहीं हो जाती। फिर बाद में यहाँ पर किम उस पर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम हमारे रिश्ते को वैल्यू बिल्कुल नहीं करती हो और न तुम मेरे भाई को बीच में ला रही हो। जेनी उसे समझाने लग जाते कि वैल्यू तो मैं क्या करती थी एंड तुम अपने ब्रदर को बीच में ला रहे हो। एटलीस्ट तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे जैसा कावर्ड तो नहीं है एंड बाहर जाकर वो एक्सटर्नल अफेयर्स तो नहीं कर रहा है। किम कहते कि एक्सटर्नल अफेयर्स, मैंने कभी यहाँ पर तुम पर चीट किया? जेनी बोलते कि बस भी करो, तुम एक नंबर की यहाँ पर डरपोक इंसान हो जो कि यहाँ पर मुझे फेस ऑफ नहीं कर सकते हो और मेरे पास टाइम नहीं यहाँ पर तुम्हारे साथ बहस करने का। और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में किम सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने बेडरूम में जा रहा होता है, जहाँ पर जेनी ने डोर को अंदर से लॉक कर दिया था। किम कहता है कि तुम क्या चाहती हो रात भर मैं यहाँ पर बाहर तुमसे माफ़ी मांगता रहूँ? वो कहते कि नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी माफ़ी मैं लूँगी नहीं और तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम आज यहाँ पर नहीं सो रहे हो, तुम जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ। वो यहाँ पर उसे वार्निंग दे रहा होता है। जेनी कहते कि तुमसे कौन ही डरता है, बेडरूम यहाँ पर तुम्हारे लिए खाली नहीं है, गेस्ट रूम में सोना तो सो जाओ, वरना रात भर ज़मीन पर ही अपनी रात को गुजार लेना। किम यहाँ से चला जाता है, बट इतने में कोई वहाँ पर आता है तो जेनी को लगा कि वो किम होगा, बट यहाँ पर वो स्टाफ उसे सामान देने के लाई थी जो कि यहाँ पर किम नर्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ था। वो सोच रही होती कि अभी भी यहाँ पर वो मेरी फिक्र करने का दिखावा क्यों कर रहा है। दूसरे यहाँ पर वो स्टाफ चली जाती है ग्रैंड मॉम को मेडिसिन देने के लिए एंड यहाँ पर उसे बता रही होती कि न जाने क्यों यंग मास्टर और यंग लेडी आपस में झगड़ रहे थे। ग्रैंड माँ यहाँ पर उनसे टॉपिक पूछ रही होती है, बट यहाँ पर स्टाफ को वो टॉपिक पता नहीं थी एंड यहाँ तक ग्रैंड माँ को ये बात भी पता है कि वो लोग बहुत जल्दी डाइवोर्स देने वाले हैं एंड इसका रीज़न वो पता करने की कोशिश कर रही है। दूसरा स्टाफ बताती है कि यंग मास्टर जो है न्यूयॉर्क चले गए थे, वो भी बहुत सालों के लिए एंड बहुत टाइम बाद वो यहाँ पर वापस आए हुए हैं। लगता है वो अपनी लव को अभी भी भुला नहीं पा रहे। यहाँ पर ग्रैंड माँ कहने लग जाती कि देखो मुझे यहाँ पर अच्छे और बुरे लोगों की समझ है, मैं यहाँ पर परख सकती हूँ कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा इंसान है और कौन हमारा बुरा चाहता है और अच्छा चाहता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ का पोजीशन कोई और ले, मैं बस यहाँ पर जेनी को ही हमेशा हमारे साथ रखना चाहती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रैंड माँ किम के फ्रेंड को बुला लेती है उससे बात करने के लिए। यहाँ पर उसका फ्रेंड वही बात बता रहा होता है जहाँ पर रूमर्स फैला हुआ था। ग्रैंड मॉम कहते कि तुम दुश्मन हो दोस्त नहीं, तुम्हें पता भी है कि किम वहाँ पर अपनी एक्स से मिलने के लिए नहीं गया था, किम असल में यहाँ पर अपने काम से गया हुआ था। तुम्हें पता भी है कि न्यूयॉर्क यहाँ पर फाइनेंशियल हब है जहाँ पर हम हमारा बिजनेस सेटअप करना चाहते थे एंड किम से अच्छा इंसान उस चीज़ के लिए कौन ही रहेगा, तो वो वहाँ पर अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए गया था, ना कि वहाँ पर अपने एक्सटर्नल अफेयर को कंप्लीट करने के लिए गया था। यहाँ पर स्टाफ जो उसके लिए चीज़ें लाई होती है वो भी वो वापस से ले लेती है एंड यहाँ पर वो दोनों से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सभी लोग लिविंग रूम में होते हैं एंड ग्रैंड मॉम यहाँ पर किम पर चिल्ला रही होती है
ये कहते कि तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हो, ज़रूर यहाँ पर तुम्हारा झगड़ा हुआ है एंड तुमने यहाँ पर मेरी बेचारी बेटी को बुली किया होगा। किम बोलने लग जाते कि अरे वाह, आते ही आप यहाँ पर मुझ पर ब्लेम डाल रहे हो, ऐसा नहीं कि कभी आप यहाँ पर मेरा साइड ले लो, हमेशा से आप यहाँ पर जेनी का ही साइड लेता ही हो। वो कहते कि हाँ, क्योंकि जेनी मेरी बहुत प्यारी बेटी है और मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि चलो तुम दोनों हाथ मिला लो और एक दूसरे के साथ में सुलझाव कर लो। किम यहाँ पर मना कर देता है, ये कहते हो कि मैं कोई बच्चा हूँ, ये सारी चीज़ें हम किंगडम गार्डन में किया करते थे। वो कहते कि ठीक है, तो फिर 1 मिनट तक तुम्हें एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। एंड यहाँ पर ज़बरदस्ती करने लगती है, जहाँ पर आंटी ग्रैंड मॉम को उन दोनों के इंटरफेयर करने से मना करती है। बट यहाँ पर ग्रैंड माँ कहते कि अरे ये काम तो तुम्हें यहाँ पर करना चाहिए, पर तुम्हारा काम भी मैं ही कर रही हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अच्छी मर्दी ना बनने की। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर जेनी अपने आप को समझा रही होती है कि मैं इसे नहीं देखूंगी और ऐसा बिहेव करूँगी कि ये एक डॉग है और मैं डॉग के साथ में हाई कॉन्टैक्ट कर रही हूँ। दूर से यहाँ पर किम जब जेनी को देख रहा था तो फिर उसे जेनी को किस करने का मन करने लग जाता है, तो वो उसके क्लोज आ जाता है। इतने में ग्रैंड माँ खुश हो जाती है कि ये सब करना है तो बेडरूम में जाओ, देखा कितनी आसान बात थी तुम दोनों के बीच का झगड़ा सॉल्व करना। दोस्तों यहाँ पर किम ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर जिया आ जाता है, ये कहते हो कि तुम इतना उदास क्यों हो। एंड यहाँ पर किम मुझसे फाइनली कन्फ्रेंस करता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे बहुत जेलस फील होती है, क्योंकि यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक मॉम डैड तुम्हें प्रायोरिटाइज करते आ रहे, ये बिजनेस भी तुम्हारी हाथों में होने वाला है। एंड यहाँ पर जियो से बताता है कि मुझे भी तुमसे जेलस फील होता है तुम्हारी फ्रीडम को देखते हुए कि तुम एकदम आज़ाद पंछी जैसे हो। दिवसो यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो तुम मेरे भाई हो, ना कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। तुम यहाँ पर न्यूयॉर्क गए तो इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर जियो से समझा रहा होता है कि देखो तुम मेरे भाई हो, ना कि कोई मेरे कॉम्पिटिटर हो जहाँ पर मैं तुमसे कॉम्पिटिशन रखूँ। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे फैमिली मेम्बर हो, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। एंड यहाँ पर मॉम डैड की बात, तो फिर यहाँ पर वो मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर पे पैसे जो भी बिल्डअप हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना प्राउड फील करता हूँ। एंड आगे जाकर तुम जो भी चीज़ अचीव करोगे वो मेरी वजह से नहीं बल्कि खुद की स्ट्रगल की वजह से होगा। तो कभी भी अपने आप को दोषी मत ठहराना और रिग्रेट जैसा डिसीजन मत लेना। बाद में यहाँ पर जेनी चेंज कर रही होती है, इतने में यहाँ पर किम आ जाता है। जेनी उसे जानने के लिए बोलती है, बट यहाँ पर वो उसे क्लोज आ जा रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे समझा रहा होता है कि देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दे सकता हूँ, जो मेरा भाई देगा उसका 10 गुना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एंड यहाँ पर जेनी उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हो कि मैं क्या तुम्हें मटेरियलिस्टिक वुमन लगती हूँ जो तुम मेरे बारे में ये सारी बातें सोच रहे हो। किम को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेनी चाहती क्या है। फिर उसके बाद में वो उसे वहाँ से तुरंत ही जाने के लिए बोल देती है। बाद में यहाँ पर स्टाफ चुपके से ग्रैंडमा को फ्राइड चिकन खिलवा रही होती है। जैसे यहाँ पर ग्रैंडमा जेनी को देखती है वो तुरंत ही यहाँ पर अपने फ्राइड चिकन को छुपा देती है। जेनी कहती कि मुझे पता है आप लेट नाइट को हर बार कोई ना कोई स्नैक्स खाया करती हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा खाया करिए, ज़्यादा खाएंगी तो फिर आपको फिजिकली बहुत पेन होने लग जाएगा अपनी पूरी बॉडी में, और आप अभी अभी अपनी सर्जरी करवा कर जो आई है। ग्रैंडमा कहती कि तुम हमेशा से मेरा कितना ख्याल रखती हो। इतने में यहाँ पर बड़ी से बैग को नोटिस करती है एंड जेनी से पूछने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो डर सी जाती है, कहते कि कहीं इसमें तुम्हारे सामान तो नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ, और मुझे पता है कि आपको मेरे डाइवोर्स के बारे में पता है, तो फिर अब बस मैं आज ही यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहते कि प्लीज़ ऐसा मत करो, यहाँ पर उसे तुम्हें बुली किया मैं उसे अभी बता कर आती हूँ। वो कहती कि नहीं, मैं इस मैरिज में अब और नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि किम मुझे लव नहीं करता। ये शादी अगर हुई है तो आपके लिए हुई है और आप बिल्कुल फाइन हो चुकी हो। ग्रैंडमा कहती कि नहीं, तुम बाहर वाले लोगों की बातों को मत सुनो, वो ज़रूर तुम्हें पसंद करता है, ये चीज़ की मैं दाद दे सकती हूँ। वो कहते कि नहीं ग्रैंडमा, आप कब तक अपने आप को इस तरीके से फूल बनाती रहेंगी। मैं 3 साल तक उसके साथ रही हूँ एंड 3 सालों तक हर एक दिन मेरा बहुत अनहैप्पी गया है एंड मैं बाद में की ज़िंदगी ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करिए। और रही बात हमारे बीच की रिलेशनशिप की, तो वो अभी भी वैसा ही होगा। ग्रैंडमा कहते कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, बट वो कहते कि नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी एंड पहुँच कर आपको टेक्स्ट कर दूँगी। एंड वो वहाँ से बाद में जाने लग जाती है। एंड जब वो जा रही होती है तब वो उस घर को आखिरी बार देख रही थी, जहाँ पर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दिन कब से शुरू हो गया था जब से हमारे बीच में दरारें आने लगी थी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर वो कब से किम का इंतज़ार कर रही थी बाहर खड़ी होकर। एंड इतने में किम यहाँ पर 30 मिनट्स लेट आता है। वो कहते हैं कि क्या हुआ, अब तो हम लेट हो गए, अब हम यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं कर पाएंगे। जेनी कहती कि नहीं चलो अंदर, हम अभी भी वहाँ पर जा सकते। एंड जाकर यहाँ पर लॉयर उन्हें साइन करने के लिए पेपर्स दे देती है। जेनी यहाँ पर तुरंत ही साइन करने लग जाती है कि मुझे सोच रहा होता है कि आखिर ये इतना जल्दी मेंटली कैसे प्रिपेयर हो गई।
दोस्तों यहाँ पर लॉयर उन्हें बता रही होती है कि 30 मंथ्स बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा जो कि आपको साइन करने के लिए आना होगा, लेकिन अगर आप नहीं आए तो फिर आपका डाइवोर्स एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और आप फिर भी एक मैरिड कपल ही लीगली माने जाएंगे। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर किम जेनी से बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जेनी मना करती है और वहाँ से जाने लगती है, तो वो उसे वापस से रोक लेता है। कहता है कि वो मैं बोलना चाहता था कि जो विला है मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर आया जाया करो तो ठीक रहेगा। वो उसे हाँ बोल के वापस जाने लगती है, तो वो उसे वापस से रोक लेता है। कहता है कि ग्रैंडमा से भी मिलना आया करो। वो कहते हैं कि ये बात मुझे पता है, तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। वो वापस से जाती तो वो उसे वापस से रोक लेता है। वो उसे कहते हैं कि तुम आखिर चाहते क्या हो। एंड यहाँ पर जैसे वो पीछे मुड़ती है कि मुझसे तुरंत ही किस करने लग जाता है एंड उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर जेनी को भी खुद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि फाइनली उसने यहाँ पर किम को डाइवोर्स दे ही दिया है। फिर बाद में हम यहाँ पर जेसी को देखते हैं जो कि अपने अंकल को जाकर यहाँ पर जेनी की डाइवोर्स के बारे में बता रही होती है। अंकल यहाँ पर मन में सोचने लग जाते कि आखिर मुझे जानती क्या है और मुझे साफ साफ कह दे कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम यहाँ पर पेशेंट की परवाह करो ना कि बाकी की ड्रामा और गॉसिप्स की, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है। वो कहते कि मैं गॉसिप कराना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जेनी के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, तो फिर अभी यहाँ पर प्रमोशन। यहाँ पर अंकल मन में सोच रहे होते कि ये रूमर्स भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर इसका साथ नहीं दे सकता। एंड यहाँ पर वो जेसी के ऊपर चिल्ला कर उसे भेज देते, ये कहते हुए कि गलती हो गई थी लास्ट टाइम मुझसे, और ऐसे भी तुमने इस हॉस्पिटल को समझ कर रखा है, ये हमारा हॉस्पिटल थोड़ी ना है, यहाँ पर चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है। तो गुस्से में यहाँ पर से जेसी को जाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जेनी चली जाती है डेजी का चेकअप करने के लिए, एंड डेजी वही होती है जो कि मिया की फ्रेंड थी। एंड इस बार यहाँ पर डेजी उससे बड़े अच्छे से बात करती है और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। इतने में यहाँ पर डेजी का भाई लीन आ जाता है। लीन को देखकर यहाँ पर वह सोचने लग जाती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कहीं तो देखा हुआ है। लीन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी शादी में आया था और हम क्लासमेट्स भी रह चुके हैं। जेजी बोलती है कि तुम क्या पागल हो, अब ये भी उसका डाइवोर्स हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। दूसरा यहाँ पर वो उसे गिफ्ट देने लग जाता है जो कि उसने उसके लिए अब्रॉड से लाया हुआ है। डेजी बोलती है कि प्लीज़ इस गिफ्ट को ले लो एज ए सॉरी पर्पस, मैंने यहाँ पर पहले तुम्हें बहुत बुरा बोला और इसका दुख मुझे सदियों तक रहने वाला है, भले ही यहाँ पर तुमने मुझे माफ़ क्यों ना कर दिया हो। तो इसके बाद में वो गिफ्ट लेकर वो वहाँ से चली जाती है। सुबह में जब यहाँ से जेनी जा रही होती है तब उसे लग रहा था कि कोई तो उसका पीछा कर जाए। मिनी आती है तो वो मिनी को बताती है। मिनी कहती है कि लगता है तुम काम कर कर बहुत थक गई हो, यहाँ पर कितने सारे कैमराज हैं और कौन ही यहाँ पर तुम्हारा पीछा करना चाहेगा। और जब वो जा रही होती है तब उसकी तकरार यहाँ पर उसके एक क्लासमेट से हो जाती है। एंड यहाँ पर वैंग जेनी के साथ में बात करने लग जाता है। जेनी कहती कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे कुछ नहीं है, अभी अभी यहाँ पर तुम्हारा डाइवोर्स हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे यहाँ पर मौके हैं अलग अलग इंसानों के साथ डेट पर जाने के लिए। जेनी उसे अपना मुंह बंद कर बोलने के लिए वहाँ से जाने लग जाती है। और यहाँ पर समझ आता है कि वैंग एक अच्छा पर्सन नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो कैब लेकर घर जा रही होती है, तब ड्राइवर भी उसे कहता है कि ये कार कब से हमारा पीछा कर रही है, आखिर कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा। जेनी को भी यहाँ पर खुद पता नहीं होता कि आखिर वो कौन हो सकता है। तो जैसे वो घर जाती है वो घर के बाहर यहाँ पर मैन के फॉर्मल शूज़ को रख लेती है ताकि कोई भी यहाँ पर अंदर आने से 100 बार सोचे कि अंदर एक मैन है। और इसके बाद में जैसे वो मॉर्निंग में उठकर जा रही होती है तब उस शूज़ के पास में ढेर सारे जले हुए सीक्रेट्स होते हैं। एंड जाकर यहाँ पर मिनी को सारी बातें बताने लग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर मिनी कहती है कि ठीक है मैं अब्रॉड जाना कैंसिल कर रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूँगी क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि नहीं तुम्हें इतने टाइम बाद अब्रॉड जाकर प्रैक्टिस करने की परमिशन मिली है और चांस मिला है, तुम इसे मत गवाओ। एंड यहाँ पर मिनी को याद आता है डेजी के बारे में। वो कहते कोई बात नहीं, डेजी भी तो डिस्चार्ज होने वाली है, यहाँ पर वो तुम्हारा ध्यान रख सकती है और ऐसे भी उसका भाई भी है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। बाद में यहाँ पर चारों मिलकर डिनर करने लग जाते हैं जहाँ पर लीन ने जेनी के लिए बहुत ब्यूटीफुल सा बुके भी लाया होता है। एंड डेजी तो यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी और मिनी आपस से बात कर रहे होते कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में कितने ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं, यहाँ पर काश ये दोनों की शादी हो जाए। फिर बाद में यहाँ पर किम का फ्रेंड उन चारों की फ़ोटो को देख रहा था तो तुरंत ही यहाँ पर किम भी उस फोटो को देखकर देखने लग जाता है एंड कहता है कि इतना जल्दी इसके साथ क्लोज कैसे हो सकती है। दोस्त यहाँ पर उसका फ्रेंड से कह रहा होता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा जेलस फील हो रहा है, लेकिन तुम भी यहाँ पर उसे जेलस फील करवा सकते हो। देखो अब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें फ्रीडम मिल चुकी है, तो फिर यहाँ पर तुम पूरा नाइट स्पेंड कर सकते हो और बहुत फन कर सकते हो। किम यहाँ पर उसे ऐसी बकवास बातें करने से मना करने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपस में वो सभी लोग बात करने लग जाते हैं मिया के बारे में और किम के बारे में, जहाँ पर डेजी अभी भी उससे माफ़ी मांग रही थी एंड कह रही होती है कि क्या करे। मिया यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा लव करने लग जाती है।
दूसरा यहाँ पर मिन्नू से बता रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मियाँ इनोसेंट बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बताने लग जाती है जो कि जानबूझकर यहाँ पर मियाँ ने जेनी को भेजे होते ताकि वो उसे जेलस फील करवा पाए। डेज़ी को भी यहाँ पर समझ आता है कि आखिर उसने एक फ्रेंड को नहीं बल्कि सांप को पाल कर रखा है जो कभी भी किसी भी समय उसे भी डस सकती है। एंड ये सारी चीज़ें देखकर लिन को जाने के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर रात को वो लोग वॉक कर रहे होते जहाँ पर लिन उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। ये कहते कि मुझे सच में तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम यहाँ पर डाइवोर्स के बाद भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन जैसे बिहेव कर रही हो। हालांकि तुम अंदर से बहुत टूट चुकी हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड यहाँ पर कोई भी चीज़ हो, कोई भी मुझसे बताए, तुम बिना सोचे मुझे कॉल लगा सकती हो। एंड यहाँ पर तुम सोचना मत कि मैं यहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगा, क्योंकि मैं एक वुमन को अच्छे से समझ सकता हूँ। मेरे पास मेरी खुद की बहन जो है। एंड यहाँ पर बिल्कुल भी उम्मीद मत छोड़ना। जेनी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो अपने जॉब पर चली जाती है, जहाँ पर उसके डेस्क के ऊपर एक फ्लावर का बुके रखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर मिनी कहती है कि मैं भी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम यहाँ पर आओगी और इसे ओपन करोगी, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर कौन सा न्यू लवर तुम्हारे पास आया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर वो नोट्स है एक बुक के अंदर होते हैं, तो जेनी यहाँ पर उन नोट्स को देखने लग जाती है। उन्हें देखती वो घबराने लग जाती है। मिनी कहते कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि नोट्स के अंदर किसी ने टाइम बॉम्ब फिट कर दिया हो। वो कहते कि पता नहीं, लेकिन बहुत हैरेसिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें अभी जाकर यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मिनी कहती पुलिस में कंप्लेन करोगी, और क्या पता ये देने वाला कोई तुम्हारा रिश्तेदार निकले, तब तुम क्या करोगी? तब यहाँ पर तुम पे ही भारी पड़ जाएगा। अभी फ़िलहाल रहने देते, बाद में हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। उसके बाद में वो उसे बोलने लग जाती है कि क्यों ना हम चारों वापस रात को मिलकर पार्टी करें, बट यहाँ पर जेनी उसे मना कर देती है। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लगती है। एंड तब यहाँ पर उसे वैंग मिल जाता है और तो यहाँ पर उसे कहता है कि मेरा दिया हुआ बुके तुम्हें कैसे लगा। जेनी उसे साफ साफ कह देती कि ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, वरना हैरेसमेंट के चक्कर में मैं यहाँ पर तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवा दूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वैंग कह रहा होता है कि यहाँ पर यंग मास्टर की एक्स वाइफ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। फिर बाद में यहाँ पर घर पर होती है, जहाँ पर वो अपना डिनर कर रही थी, और तो इतने में यहाँ पर उससे वीसी आ जाता है मिनी का, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। लेकिन इतने में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, वीडियो कॉल भी एंड हो जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो कंप्लेन कर देती है, तो यहाँ पर वो पर्सन उसे बताती है कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन को भेज दिया है, वो आते ही होंगे। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है, तो जेनी को लगा कि शायद से वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसे वापस से कंपनी से कॉल आता है, ये कहते हुए कि माफ़ करिएगा उन्हें आने में थोड़ा समय लग सकता है। जेनी जैसे ही बाहर देखती है वहाँ पर कोई होता नहीं है, बट वो इंसान गुस्से में आकर उसके दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर जेनी कॉल लगाने लग जाती है किम को, बट किम का फ़ोन भी बंद आ रहा था। एंड वो बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन इतने में किसी की आने की आहट की वजह से वो इंसान वहाँ से भाग जाता है। एंड यहाँ पर किम इतने सारे सीक्रेट्स को देखकर समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई तो खतरा है। एंड वो जेनी को दरवाज़ा ओपन करने के लिए बोलता है। जेनी यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनकर रिलीफ पाती है एंड दरवाज़ा ओपन करती है, उसे हक करती है, पूछते कि आखिर तुमने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया। एंड वो उसे बताता है कि पावर कट ऑफ हो चुका था, जिस वजह से मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भी भूल गया था। एंड अभी यहाँ पर तुम्हारा रहना सेफ़ नहीं है, अभी मेरे साथ चलो, और अगर तुम ना बोलोगी तो याद रखना मैं ही तुम्हारे साथ रहने लग जाऊँगा। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, और जब यहाँ से वो लोग जा रहे होते तभी भी यहाँ पर कोई तो होता है जो कि उनका पीछा कर जाता। इतने ही वो लोग यहाँ पर घर पहुँच जाते, बट यहाँ पर जेनी किम को घर के अंदर नहीं आने देती। वो कहते कि ये विला में तुमने कहा था ना कि मैं रह सकती हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और वो उसे वहाँ से भगा देती है। फिर यहाँ पर डर के मारे अपने बेडरूम को चेक करने लग जाती है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेनी बचपन में एक बार किडनैप हो गई थी, जिस किडनैपिंग की वजह से उसे ट्रॉमा आ चुका था, एंड वो वापस से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना नहीं चाहती थी। इतने में यहाँ पर पीछे से किम आता है, तो वो डर जाती है और किम को ही मारने लगती है। किम कहता है कि टेंशन मत लो, मैं कुछ भूल गया था, वही बस लेने के लिए हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ करूँगा। किम यहाँ पर उससे बात कर रहा होता है, जहाँ पर बात करते करते वो बैठे बैठी सो जाती है, एंड किम उसे देखे जा रहा था। फिर इसके बाद में वो अपनी हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वापस से लाइट ट्रिप हो जाती है, एंड इतने में कोई आकर यहाँ पर उसे किडनैप कर लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि वैंग ही होता है। जेनी यहाँ पर चिल्ला रही होती है ताकि कोई यहाँ पर आए और उसकी मदद कर दे। वैंग कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना मर्जी है चिल्ला लो, तुम्हें पता है बाजू वाले रूम में तुम्हारा एक्स हस्बैंड किम है, एंड अगर उसे तुम्हारी आवाज़ को सुना तो ज़रूर तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन मैं बता दूँ कि तुम्हारी आवाज़ यहाँ पर बाहर नहीं जा सकती है।
फिर बाद में यहाँ पर किम और उसके फ्रेंड सभी लोग आपस में बात कर रहे होते। इतने में यहाँ पर एक लड़की को एक फ़ोटो मिल जाती है जिसके अंदर वैंग और थर्ड जेनी होती है। इस फोटो को देखते ही यहाँ पर दूसरे रूम की ओर जाने लग जाता है, बट यहाँ पर मिया कर उसे उस रूम का दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है। उसे कहती है कि क्या पता तुम दरवाज़ा खोलो और यहाँ पर तुम्हें कुछ और देखने को मिले, क्या तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो? बिल्कुल भी नहीं। किम को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो इतना जल्दी कैसे मूव ऑन हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड मिया यहाँ पर उसे चढ़ा बढ़ा रही थी। सभी लोग आ जाते हैं जो कि उसे दरवाज़ा खोलने से मना कर रहे थे। दूसरा बेचारी यहाँ पर चिल्लाई जा रही थी, बट उसकी आवाज़ बाहर आ नहीं सकती थी क्योंकि वो जो डोर था, वो जो वॉल से, वो सभी कुछ साउंड प्रूफ होते हैं, तो फिर आवाज़ का अंदर से बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है, या फिर बाहर से अंदर आना। लेकिन इतने में यहाँ पर वो लोग दरवाजे को खोल देते हैं। एंड यहाँ पर किम देखता है कि जेनी को तो किडनैप कर लिया गया, तो फिर वो इस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ता एंड जेनी को यहाँ पर बचाने लग जाता है, जिसके बाद वो उसे बहुत पंच मारता है। जेनी को लेकर जाता है, लेकिन वो वापस से वैंग उठकर उसके पीछे बॉटल फेंक देता है एंड यहाँ पर किम बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो कांच की बॉटल उसके ऊपर ही टूट जाती है। किम कहता है कि तुम्हें इतना मारा अभी भी तुम सुधरे नहीं हो, और वो वापस से उसे बहुत मारने लग जाता है एंड जेनी को लेकर वहाँ से जाता है। साथ साथ वो सभी को वार्निंग भी देता है कि वो जो फोटो थी उसे डिलीट कर देना एंड यहाँ पर अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अगर बात बाहर गई तो याद रखना उस इंसान को मैं यहाँ पर अंदर जेल में कर दूंगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते, जहाँ पर किम उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है एंड यहाँ पर जेनी उसे थाम के बोलती है। फिर जाकर यहाँ पर लिविंग रूम में बैठ जाता है, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगती है। किम कहता है कि इसका मतलब ये है कि हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं। जेनी कहते कि नहीं, माना तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस से अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्टार्ट कर सकती हूँ। कि मुझसे यहाँ पर रीज़न पूछने लग जाता है। जेनी कहती है कि 3 साल हो गए हमारी शादी को, इन 3 सालों में मेरा एक दिन भी अच्छे से नहीं गुजरा है। मैं हर एक दिन अनहैप्पी रही हूँ और हर एक दिन रिग्रेट की हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। किम यहाँ से गुस्से में चला जाता है, जहाँ पर जेनी को ये सब चीज़ बोलने का बहुत बुरा भी लगता है। फिर दूसरा यहाँ पर किम चला जाता है अपने भाई जी से मिलने के लिए। अनु जी से सवाल पूछने लग जाता है कि तुम क्या यहाँ पर जेनी को पसंद करते हो? जी कहता है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? लगता है यहाँ पर तुम लोग वापस से झगड़ा कर रही हो और ज़रूर यहाँ पर तुम्हारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। रही बात जेनी की, तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ जैसी है और वो तो तुमसे ही लव करती है। उस दिन जब उसने ड्रिंक किया था तो वो बार बार तुम्हारा ही नाम बोले जा रही थी, तुम्हारे बारे में बात करी थी, तुम्हारे बारे में सोची जा रही थी। और जब कोई इंसान ड्रंक होता है तब वो अपनी ऑनेस्ट बातें करता है, जो कि जेनी उस दिन तुम्हारे बारे में कर रही थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने टाइम टेबल को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी शिफ्ट्स बढ़ा दी गई थी एंड ये लीगली लॉ के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो वो चली जाती है अपने सीनियर से कंप्लेन करने के लिए, बट उसका सीनियर यहाँ पर उसे सुनाया जा रहा था। जैसे ही किम आता है वो बहाने मारने लगता है कि शायद से इस टाइम टेबल में कुछ मिस्टेक हो गई रहेगी, वरना हम तुमसे इतना काम कैसे करवा सकते। जेनी उससे पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किम बताता है कि ग्रैंडमा का जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है एंड प्लीज़ तुम चलो। वो कुछ खाने का नाम ही नहीं ले रही है एंड बाद में यहाँ पर वो उस हॉस्पिटल रूम में चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा जेनी से बहुत माफ़ी मांगती है वो सारी गलतियों के लिए जो उन्होंने किया हुआ है। जेनी कहती है कि आपने कौन सी गलती की, आपने तो यहाँ पर मुझे एक न्यू लाइफ दी है, एक न्यू फैमिली दी है, तो थैंक यू, तो मुझे आपको करना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि माना मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सब किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारी शादी किम के साथ करवा दी बिना तुमसे एक बार पूछे कि आखिर तुम रेडी भी हो या फिर नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम इतने सालों तक सफ़र करती रहोगी। यहाँ पर वो ग्रैंडमा को सॉरी बोलने से मना करती है एंड फिर वो उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है, कहती है कि मैं बार बार आपको चेक करने के लिए आऊँगी और अगर आप ठीक नहीं हुई तो देखना मैं आपसे फिर वापस कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। साथ साथ हम यहाँ पर मिनी को भी देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर वापस लौट आई होती है एंड यहाँ पर फोन से देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में जब यहाँ पर टाइम आता है लंच का, तो ग्रैंडमा यहाँ पर जेनी के लिए लंच भी लेकर आ जाती है, जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को और ज़ी को, जो कि ग्रैंडमा को समझा रहे होते कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अब तो आपको यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, पर ग्रैंडमा ऐसा करने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर जेनी आकर ग्रैंडमा को समझाती है और वो मान भी जाती है। किम यहाँ पर जी से कहता है कि देखा भाई, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ग्रैंडमा को एक न्यू रूल्स लगा लेना चाहिए और यहाँ पर लीगली जेनी को ही अपनी डॉटर मान लेना चाहिए, वो हमारी बात तो कभी सुनती ही नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, तो फिर यहाँ पर जेनी उसे अंदर आने से मना कर देती है कि देखिए अब आगे मैं खुद चली जाऊँगी। एंड यहाँ पर किम नोटिस करता है लिन को जाते हुए और वो उसे देख लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वेट करता है कि आखिर लिन कब वापस आएगा। इतने में यहाँ पर लिन चला जाता है जेनी को स्ट्रॉबेरीज देने के लिए एंड दूसरे यहाँ पर जेनी उसे वाटर हीटर के बारे में बता रही थी, तो वो उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उसे रिपेयर करने में।
जिसके बाद में यहाँ पर किम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है कि लीन अभी तक नीचे क्यों नहीं आया है, एंड वो सीधा ऊपर चला जाता है। जेनी बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए। वो कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस वॉशरूम जाना है, एंड वो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है जहाँ पर वो लीन को देखता है। लीन के हाथों में यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, साथ साथ उसने घर के नॉर्मल स्लीपर्स पहने थे। वो बोलने लग जाता है कि अब तुम इससे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करोगी मेरे ऊपर, तुमने उसे मेरी चप्पल देकर रखे। जेनी बोलती कि तुम्हारे चप्पल कब से हो गए। वो कहते हैं कि अगर घर पे 2 चप्पल है तो एक मेरा और एक तुम्हारा, ऐसा ही तो होता है। वो कहते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, वो मेरी हेल्प कर रहा था मेरे वाटर बॉयलर को ठीक करने के लिए, और अगर तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है तो घर जाकर यूज़ करो, मेरा वॉशरूम अभी फ़िलहाल पैक्ड है। जिसके बाद में यहाँ पर किम और लीन में लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ पर किम लीन से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है, एंड जेनी यहाँ पर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर तीनों बेस्टीज एक साथ बैठी हुई होती है, जहाँ पर जेनी ने कुक किया था, एंड उसके खाने को टेस्ट करती ही मिनी को यहाँ पर वो खाना बहुत बुरा लगता है। ये देखकर यहाँ पर तो डेज़ी समझ जाती है, एंड यहाँ पर वो सोच रही होती है कि मैं खाऊँ या फिर नहीं खाऊँ। इतने में यहाँ पर उसे किम का कॉल आने लग जाता है, तो डेज़ी अपना फ़ोन यहाँ पर उसे दे देती है, एंड यहाँ पर जेनी को वो चिल्ला रहा होता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है, अभी के अभी मुझे अनब्लॉक करो। लेकिन यहाँ पर जेनी उसकी बातों को सुनती नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर तीनों लड़कियाँ मिलकर यहाँ पर बाहर जाने का प्लान बनाने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक विला में चले जाते हैं, जहाँ पर वेटर कह रहा होता है कि विला यहाँ पर हमने स्पेशली आप लोगों के लिए बुक किया है, और उस विला में हम यहाँ पर देखते किम को और उसके फ्रेंड हान को। यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि अरे वाह, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस लिख रहा, हम लोगों तो यहाँ पर ही मिल गए। इतने में यहाँ पर जेनी सोच रही होती कि आखिर इससे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। हान मन में बोल रहा हूँ कि कोइंसिडेंस, यहाँ पर तो बॉस जानबूझ कर आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था कि तुम आने वाली हो, एंड यहाँ पर वो तुम्हें बना सके। साथ साथ इतने में भी मिया वहाँ पर आ जाती है। किम यहाँ पर हान को घूरने लग जाता है। हान कहता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रही थी, तो मैं यहाँ पर मिया को ना नहीं बोल पाया, और ये तुम्हारे लिए तो अच्छा है। जेनी जेलस फील करेगी, तुम्हें भी समझ आएगा कि जेनी अभी भी तुमसे लव करती है। मिया को लग रहा था कि हान यहाँ पर उसका बैग लेकर जाएगा, बट यहाँ पर हान तो जेनी की मदद कर रहा था। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर मिनी भी शौक हो जाती है और डेज़ी भी शौक हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग रेडी होने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर किम आ जाता है जेनी को पिक करने के लिए, और वो यहाँ से मिनी और डेज़ी को भेज देता है, एंड यहाँ पर वो उसकी तारीफ़ करने लगता है। डेज़ी बोलती है कि देख लेना, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तो किम उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। दूसरे यहाँ पर जेनी उससे कहते हैं कि ये सब चीज़ें कर कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम बस चुपचाप रहो, यही मेरे लिए बहुत होगा। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है। किम कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कपल यहाँ पर अपना टाइम प्राइवेटली स्पेंड करना चाहता है और तुम बीच में आ रही हो। मियाँ कहते कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम एक्चुअली अपना कपड़ा मेरे रूम में भूल गए थे। ये सुनकर यहाँ पर जेनी किम को देखने लगती है। किम यहाँ पर उसे पूछे कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तो तुम्हारे रूम में एक बार भी नहीं आया हूँ, तो तुम कौन से कपड़े की बात कर रही हो, बराबर से कहो। वो उसे कहती है कि स्कूल यूनियन के टाइम पे तुम कपड़े चेंज करने के लिए मेरे रूम में आए थे, तो वो कपड़े तुम भूल गए थे, वही कपड़े मैं तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। एंड किम यहाँ पर उसे बेवकूफ़ करके बोलता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, वो टाइम का कपड़ा तुमने अभी तक संभाल कर रखा है, फेंक दो उसे, मुझे वो कपड़ा नहीं चाहिए, एंड प्लीज़ मेरा और मेरी वाइफ के बीच का टाइम यहाँ पर स्पॉइल मत करो। वो कहते हैं कि तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया। वो कहता है कि हाँ, लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं आया ना, अभी भी सर्टिफिकेट को आने में टाइम है, उसके बाद हम यहाँ पर लीगली अनमैरिड हो जाएंगे, एंड वो उसे वहाँ से भेज देता है। यहाँ पर किम जन्नी से बोलता है कि प्लीज़ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना, मेरे और मियाँ के बीच में कुछ नहीं है। वो कहती है कि हाँ कुछ नहीं है, तभी तो वो यहाँ पर इतनी दूर तुम्हारे साथ वैकेशन स्पेंड करने के लिए है, तुम तो बड़े खुश रहोगे। एंड ऐसे भी ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, मुझे अब इस चीज़ की आदत हो गई है कि मुझसे बोले जाता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ यहाँ पर तुम्हें परेशान कर रही है, मैं यहाँ पर सबका रीज़न दे सकता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ रीज़न्स बहाना तुम बस यही दे सकते हो। बाद में यहाँ पर वो उससे पूछता है कि मुझे एक बात सच सच बताना कि तुम यहाँ पर शुरुआत से मेरे भाई को पसंद करती थी ना, मैं यहाँ पर तुम पर एलिगेशन से लगा रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ। वो कहती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती तो कब का बता देती, मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों ही करती। अगर मुझे तुम्हारा बड़ा भाई पसंद होता तो अपने दिमाग में कुछ भी सोचना बंद कर दो। जिसके बाद में सुबह सुबह एकदम उठ के वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर जेनी को बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मुझे इतने सालों से लगता रहा था कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भाई को पसंद करती आ रही है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग ही साथ ही साथ वहाँ पर नींद भी आ जाता है, जहाँ पर मिनी यहाँ पर डेज़ी से कह रही होती है कि तुमने ये तो बड़ा अच्छा किया लीन को यहाँ पर बुलाकर। अब यहाँ पर किम को समझ आएगा कि चल इसे किसे बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग सुबह सुबह ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते, जहाँ पर ना जेनी किम को पूछती है और ना ही किम यहाँ पर जेनी को बुलाता है। फिर वो लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर
जेनी का पैर फिसलने वाला था, लेकिन यहाँ पर किम आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करने लग जाता है। एंड ऐसा 2 बार हो जाता है। जेनी उसे कहती कि मुझसे दूर रहो, कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगी। किम कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। तो उसे यहाँ पर वो उस पर पूरा फ्रस्ट्रेट होकर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है कि इतने सालों तक तुम यहाँ पर न्यूयॉर्क में थे, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अगर तुम यहाँ पर अपने उस एक्स को इतना लव करते हो तो उसके साथ ही चले जाओ ना, बार बार यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बार बार यहाँ पर मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? फिर बाद में यहाँ पर उसे समझाने लग जाता है कि देखो, मेरी गलती थी, मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे शुरुआत से लगता था कि तुम मेरे भाई को पसंद करती हो, और यहाँ पर मैं तुमसे सचमुच लव करता। कि कौन से लव की बात कर रही हो, जो कि यहाँ पर मुझे कभी फील नहीं हुआ है। वो उसे कहता है कि मेरी बातों पर यकीन करने की कोशिश करो। कुकिंग से लेके हर छोटी से छोटी चीज़ तक मैंने वो सारी चीज़ें सीखी है सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि आगे जाकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो एंड मैं एकदम बेस्ट हस्बैंड बनकर तुम्हें से बताओ। लेकिन जब मुझे यहाँ पर ऐसा समझ में आने लगा कि तुम मेरे बड़े भाई को पसंद करती हो क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है मुझसे, उसके पास ज़्यादा वेल्थ है एंड वो बहुत ही अच्छा है, तब से मुझे यहाँ पर डाउट होने लगा अपने आप पर। वो कहने लग जाती कि अगर ऐसा है तो फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनवाया? वो उसे बताने लग जाता है कि मैं शुरुआत से तुम्हें पसंद करता था, बट मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद भी करती हो या फिर नहीं, और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो बस एक बहाना था। इन 3 सालों में हम क्लोज आ सकते थे। आखिर एक इंसान एक जन को 1 हफ्ते में ही पहचान लेता है, लेकिन मैं यहाँ पर लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता था। ये सारी बातें जब वो बोल रहा था तो बेचारी बहुत रोने की हालत में थी। वो उसे कहते हैं कि ठीक है, रोना मत, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। एंड वो लोग बात अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मियाँ ट्रैकिंग खत्म होने के बाद खुद ब खुद आकर जनी से माफ़ी मांगने लग जाती है। शुरुआत से लेकर अब तक उसने जो कुछ भी किया है। जनी कहती कि क्यों, आज भी तुम्हें क्या यहाँ पर किम ने भेजा हुआ है? वो कहते कि नहीं, मेरी बात यहाँ पर लीन से हुई थी एंड मुझे यहाँ पर लीन ने सब कुछ समझा दिया है। मैं यहाँ पर अपने आप से खुद बात करते देखती हूँ कि मैं आखिर ये सब क्यों कर रही हूँ उस इंसान के लिए जो कि यहाँ पर शुरुआत से मुझे पसंद नहीं करता है, और अगर मैंने उसे पा भी लिया तो आगे जाकर हमारा रिलेशन नहीं टिक पाएगा, और मुझे सचमुच माफ़ कर देना। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी और मियाँ भी आपस में बात करते और यहाँ पर मियाँ डेजी से भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर डेजी उसे अभी भी बहुत डिसअपॉइंटेड होती है। जिससे यहाँ पर जब वो लोग वापस घर जाते हैं तो मियाँ यहाँ पर जाकर आंटी से माफ़ी मांगती है कि मैं मानती कि आप मुझे डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हो, लेकिन एक बार आप यहाँ पर जनी को समझ कर देखो। जनी बहुत ही अच्छी इंसान है और मैं खुद भी पागल थी जो कि अलग अलग डिफरेंट वेज यूज़ कर रही थी, अलग टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी ताकि मैं यहाँ पर किम को पा पाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड किम यहाँ पर जेन्युइनली जनी को बहुत पसंद करता है, तो मुझे नहीं लगता हमें उन दोनों को अलग करना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर होता है जनी का बर्थडे, जहाँ पर किम आता है एंड यहाँ पर ढेर सारे बच्चे आते हैं एक एक फ्लावर्स लेकर, और वो सभी फ्लावर्स जनी को देने लग जाते हैं। एंड ऐसा किम ने किया हुआ होता है। यहाँ पर किम वापस अपने लव को कन्फेस करना आया था, बट यहाँ पर जनी उसे कहते हैं कि देखो, मैं फ़िलहाल इस चीज़ के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उसे ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट कर रही होती है, और ये पार्टी एक स्मॉल फैमिली पार्टी होती है। तो फिर वो उसे तुरंत ही घर आने के लिए बोलती है। दूसरा यहाँ पर उसका बड़ा भाई जी भी उससे मिलने के लिए आ जाता है, एंड यहाँ पर जी उसे समझा रहा होता है कि शायद से किम को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम दोनों उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो, क्योंकि ये सब कुछ उसी चीज़ की वजह से हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो घर जा रही होती है, जहाँ पर उसे बचपन की हर एक याद आ रही थी कि ग्रैंडमा ही नहीं बल्कि यहाँ पर किम भी था, जो कि बचपन से यहाँ पर उसका ध्यान रखता है, उसके बारे में इतना कुछ सोचते हुए आया है। फिर जैसे यहाँ पर वो घर पहुँचती है, यहाँ पर आंटी अंकल भी उसके साथ में बड़े अच्छे से बिहेव करते। इतना ही नहीं, यहाँ पर अंकल एक एग्रीमेंट लेकर आते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा के जितने भी शेयर्स होते हैं वो सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रैंडमा सब नाम कर रही होती है जनी के। जनी कहती कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ग्रैंडमा कहती कि मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी हो। मेरे यहाँ पे 2 ग्रैंडसन तो है, लेकिन एक ग्रैंड डॉटर भी है, और मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें अपनी ग्रैंड डॉटर को देना चाहती हूँ, और तुम टेंशन मत लो, ना ही इसमें जी कुछ बोल सकता है और ना ही इसमें किम कुछ बोल सकता है। इतने में यहाँ पर किम भी आ जाता है उसका बर्थडे गिफ्ट लेकर, जो कि एक पूरा सूटकेस होता है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पर जनी ने बचपन से उसे दी थी, और वो सारी चीज़ें जो कि एक दूसरे के लिए वो लोग बनाते आए थे। एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसे दिखाते हुए अपने लव को एक्सप्रेस कर जाता कि यहाँ पर मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एंड बाद में यहाँ पर सभी लोग उन्हें चेयर अप करने लग जाते एक साथ एक दूसरे के साथ रहने के लिए। एंड यहाँ पर जेनी उन्हें हाँ भी बोल देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग फैमिली फ़ोटो निकाल रहे होते। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक न्यू रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, जहाँ पर लोग जी की और डेजी की फ़ोटो को देख लेते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर वो दोनों कन्फेस कर देते कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करते आए हैं।
बस इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और रिलेशनशिप का खुलासा होता है जो कि यहाँ पर मिनी और हान का होता है। फिर यहाँ पर वो सभी के सभी लोग मिलकर वापस एक फैमिली फोटो को खिंचवाते हैं एंड इसी हैप्पी एंडिंग और सिंपल एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।